नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हिंदू मुसलमान भूलकर इस बीमारी से लड़ने में देश के साथ हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबाकर इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। किसानों, मजदूरों, छोटे उद्योगों की हालत पस्त, प्रियंका गांधी ने सीएम योगी को लिखा खत। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के चलते किसानों, मजदूरों और छोटे कारोबारियों को हो रही परेशानियों को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि कोरोना महामारी ने ज्यादातर क्षेत्रों की कमर तोड़ दी है। सूबे का हर एक तबका इस आपदा और इसके आर्थिक व सामाजिक दुष्प्रभावों से परेशान है। इस आपदा में सरकार आर्थिक व सामाजिक स्तर पर फौरन ध्यान दे और राहत भरे कदम उठाए। प्रियंका ने कहा कि किसानों की गेहूं की फसल की कटाई का समय चल रहा है। कोरोना आपदा की वजह से किसान बुरी तरह से परेशान है कि कैसे वो कटाई करें। सरकार ने कंबाइन मशीनों से कटाई की इजाजत भी दे दी है, लेकिन अभी तक कंबाइन मशीनों के मालिक प्रशासन से भयभीत हैं। इन मशीनों के चालक दूसरे प्रदेशों से आते हैं, उनके आने की व्यवस्था की जाए। हालत ये है कि जुर्माने के डर से किसान रात में गेहूं काट रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना से टकराता छत्तीसगढ़, एकमात्र ऐसा राज्य जो तरीके से लड़ रहा कोरोना से लड़ाई। 70% मरीज हुए स्वस्थ। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ उन राज्यों में से हैं जिसने कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने की तैयारी दीगर राज्यों के मुकाबले पहले ही शुरू कर दी थी। उसने मामले की गंभीरता को समझा और इसके रोकथाम के प्रयास भी शुरू कर दिए। छत्तीसगढ़ में 18 मार्च को कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया था और यहां 22 मार्च को देशव्यापी जनता कर्फ्यू से पहले ही सरकार सजग सतर्क हो गई थी और उसने एहतियाती कदम उठाए थे। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस को लेकर गुरुवार देर शाम तक सामने आए आंकड़ों पर गौर करें तो यहां अब तक 33 मरीजों के नमूने पॉजिटिव आए हैं और इनका रायपुर के एम्स अस्पताल में इलाज चला। अब तक 23 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और सिर्फ 10 मरीज ऐसे हैं जिनका एम्स रायपुर के अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक लिहाज से कुल मरीजों में लगभग 70% मरीज स्वस्थ हो गए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। निजी स्कूलों को सख्त निर्देश, फीस बढ़ाई तो होगी कार्रवाई। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को फैसला लिया है कि कोई भी निजी स्कूल बिना सरकार की इजाजत के फीस नहीं बढ़ा सकेगा। वहीं मासिक आधार पर सिर्फ ट्यूशन फीस ही लेनी होगी। इसके साथ स्कूल प्रबंधन को अपने पूरे स्टाफ को वेतन देना होगा। अगर कोई स्कूल इस फैसले का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ दिल्ली स्कूल एक्ट व राष्ट्रीय आपदा कानून के तहत सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली सरकार ने इस बारे में आदेश भी जारी कर दिया है। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार मनीष सिसोदिया ने बताया कि उनको शिकायतें मिल रही थी कि कई निजी स्कूल मनमाने तरीके से फीस ले रहे हैं। इतना ही नहीं, स्कूल बंद होने के बावजूद परिवहन शुल्क भी वसूला जा रहा था। उन्होंने अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि यह ठीक नहीं है। स्कूलों को इतना नीचे गिरने की जरूरत नहीं है। स्कूलों का बुनियादी काम ट्रस्टी के तौर पर समाज सेवा का है। स्कूल धंधा नहीं कर सकते। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन से मिली 50,000 पीपीई किट जांच में फेल, डॉक्टर्स को भी हो सकता था संक्रमण। जी हां दोस्तों, कोरोना का संक्रमण दुनिया भर में पैर पसार रहा है। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक इस वायरस का अब तक कोई इलाज नहीं मिल पाया है। वहीं ग्वालियर स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास स्थापना के निदेशक ने बयान दिया है कि डीआरडीई की जांच में चीन से गिफ्ट में मिली 50,000 पीपीई किट फेल हो गई है। डीआरडीई के निदेशक का कहना है कि एक बैच का किट जाँच में फेल हो गई है। यदि इनका इस्तेमाल डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ करते और उनके संपर्क में दूसरे लोग आते तो उनको संक्रमण फैल सकता था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अफवाह फैलाने के आरोप में बीजेपी सांसद सुभाष पर मामला दर्ज, ममता सरकार और भाजपा में ब्लेम गेम शुरू। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के कहर के बीच पश्चिम बंगाल जिले के बांकुड़ा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुभाष सरकार के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बीजेपी सांसद सुभाष सरकार के खिलाफ अफवाह फैलाने के आरोप में भारतीय दंड संहिता और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। सुभाष सरकार पर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अफवाह फैलाने का आरोप है। वहीं एक अन्य सांसद अलीपुरद्वार के जॉन बारला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि जिला प्रशासन द्वारा उन्हें हाउस अरेस्ट के तहत रखा गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केजरीवाल की अपील, हमें बताएं कौन भूखा है, हम पहुंचाएंगे खाना, आवास का भी दावा। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों से अपील की है कि वह बताएं कि कहां कौन भूखा है। दिल्ली सरकार उस तक खाना पहुंचाएगी। इतना ही नहीं, जरूरतमंदों को आवास भी मुहैया कराया जाएगा। केजरीवाल की अपील कश्मीरी गेट में यमुना नदी के किनारे बड़े पैमाने पर लोगों के भीड़ जुटने के दूसरे दिन आई है। दिल्ली सरकार ने इन लोगों को देर रात तक अस्थायी आश्रय स्थलों में पहुंचा दिया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली चांदनी महल थाने के इंस्पेक्टरों समेत 80 पुलिसकर्मियों को किया क्वारंटीन। जी हां दोस्तों,
चांदनी महल थाने के 2 सिपाहियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के होश उड़ गए हैं। आनन फानन में थाने में तैनात लगभग सभी पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया है। संक्रमित 2 सिपाहियों में से एक एसएचओ का ऑपरेटर भी है, इसलिए आशंका है कि एसएचओ भी कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। अधिकारियों ने एसएचओ समेत थाने के 3 इंस्पेक्टरों को क्वारंटीन होने का आदेश दिया है। जिला पुलिस उपायुक्त संजय भाटिया ने बताया कि फिलहाल थाने में 80 पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन किया गया है। इसमें इंस्पेक्टर से नीचे रैंक के सभी पुलिसकर्मी शामिल हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना संकट के बीच रमजान से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिमों से की तरावीह की नमाज के लिए अपील। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस की महामारी के चलते पूरा देश इस समय लॉकडाउन का सामना कर रहा है। लॉकडाउन के चलते देश में आम गतिविधियां वैसे तो ठप हैं, लेकिन लॉकडाउन के उल्लंघन की खबरें भी देश भर से सामने आ रही हैं। ऐसी घटनाओं से कोरोना का खतरा भी बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अप्रैल माह में ही मुस्लिम भाइयों के रमजान शुरू हो रहे हैं। AIM के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने रमजान के पवित्र माह के दौरान तरावीह घर में ही करने की अपील मुस्लिम भाइयों से की है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा, जामिया निजामिया के एक बयान में हैदराबाद के मुफ्तियों और उलेमाओं ने अपील की है कि रमजान के आने वाले महीने के दौरान घर में ही तरावीह पेश की जाए। बेशक ये दिशा निर्देश केवल तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पर लागू नहीं होते हैं, पूरे भारत में इनका सख्ती से पालन किया जाना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन में घर बैठे ऑनलाइन बदल सकते हैं अपना आधार कार्ड का पता, जानिए कैसे करना होगा अपडेट। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस को रोकने के लिए लॉकडाउन लागू किया गया है। यह लॉकडाउन 3 मई तक रहेगा। अब लॉकडाउन में सभी काम लोगों को अपने घरों से ही करना है। इन सब के बीच कुछ ऐसे भी जरूरी काम हैं जो कई दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था। इनमें से एक जरूरी काम आपके आधार कार्ड की जानकारी अपडेट करना भी है। आधार कार्ड में पता बदलना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। बता दें कि आधार कार्ड में पता बदलवाने के लिए लोगों को UIDAI ने एक महत्वपूर्ण सुविधा प्रदान की है, जिससे अब घर बैठे ही ऑनलाइन अपने आधार कार्ड का पता बदलवा सकते हैं। अब लोगों को आधार कार्ड में पता बदलवाने के लिए लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। UIDAI ने एक ट्वीट कर आधार कार्ड धारकों को यह जानकारी दी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिना आधार कार्ड के ही नहीं मिलता है सरकारी लाभ। जी हां दोस्तों, देश के सभी भारतीय नागरिक के लिए आधार कार्ड इस समय महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है। आधार कार्ड सभी लोगों के पास होना चाहिए। देश में सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड की जरूरत पड़ ही जाती है। बिना आधार कार्ड के सरकारी लाभ नहीं मिल पाता है, इसलिए सभी लोगों के पास आधार कार्ड होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन कई बार आधार कार्ड से सही जानकारी नहीं होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आधार कार्ड में सबसे अधिक समस्या पते को लेकर आती है। या तो आधार कार्ड पर पता गलत छप गया होता है या फिर पुराना होता है, उसे बदलना होता है। दोनों ही स्थितियों में आप आधार कार्ड पर पते को बदलवा सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जानिए आप कैसे करेंगे आधार कार्ड को अपडेट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सबसे पहले आपको UIDAI की वेबसाइट uidai.gov.in पर जाना होगा। इस साइट पर जाने के बाद आपको आधार अपडेट सर्विस का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें अपडेट ऑप्शन में जाना होगा। इसके बाद माई आधार टैब पर जाकर उसमें से अपडेट योर आधार और फिर अपडेट योर एड्रेस ऑनलाइन पर क्लिक करना होगा। फिर स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा। जो पेज खुलेगा उसमें प्रोसीड अपडेट एड्रेस पर क्लिक करना होगा। फिर एक नया पेज स्क्रीन पर खुलेगा। यहाँ आपको आधार नंबर और कैप्चा डालकर सेंड OTP पर क्लिक करना होगा। अपने रजिस्टर्ड नंबर पर आए OTP को दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद अपडेट एड्रेस वाया एड्रेस प्रूफ का विकल्प दिखाई देगा। यहाँ यह विकल्प चुनकर अपने नए पते की जानकारी भरें। आपके द्वारा बताए गए दस्तावेजों की रंगीन फोटो मोबाइल से क्लिक कर व अपलोड कर आगे की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अब आपकी एप्लीकेशन का वेरिफिकेशन होगा, जिसके बाद आपके आधार कार्ड पर पता बदल दिया जाएगा। नया आधार कार्ड आपको डाक द्वारा कुछ दिन में मिल जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों मजदूरों के हालात पर प्रियंका ने मुख्यमंत्री योगी को लिखा पत्र। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए किसानों और मजदूरों को हालात पर राहत देने के लिए कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। प्रियंका गांधी ने लिखे 2 पेज के पत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 6 बिंदुओं में सलाह दी है। पत्र में महासचिव ने लिखा है कि कोरोना महामारी ने आज ज्यादातर क्षेत्रों की कमर तोड़ दी है। प्रदेश का हर एक तबका इस आपदा और इसके आर्थिक व सामाजिक दुष्प्रभावों से परेशान है। कोरोना आपदा की वजह से कई ऐसे आर्थिक व सामाजिक स्तर के मुद्दे हैं जिन पर तुरंत ध्यान देने से आम जन को बहुत राहत मिलेगी। उन्होंने किसानों की समस्याओं पर पत्र में लिखा है कि किसानों की गेहूं की फसल की कटाई का समय चल रहा है। किसान बुरी तरह से परेशान हैं कि कटाई कैसे होगी। प्रदेश में कंबाइन मशीनों से कटाई की इजाजत भी दे दी है, परंतु अभी तक कंबाइन मशीनों के मालिक प्रशासन से भयभीत है। ज्यादातर इन मशीनों के चालक दूसरे प्रदेशों से आते हैं, उनके आने की व्यवस्था की जाए। सही सूचना के अभाव में और जुर्माने के डर से किसान रात बिरात गेहूं काट रहे हैं।
उन्होंने पत्र में गन्ना किसानों का बकाया तत्काल भुगतान करने के साथ ही साथ आगामी फसल की खरीद की गारंटी करने की बात लिखी है। प्रियंका ने लिखा कि विगत दिनों में उत्तर प्रदेश के किसानों के ऊपर ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश की मार पड़ी थी। प्रदेश सरकार मुआवजा देने की भी घोषणा की थी, लेकिन अभी तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। सभी किसानों को तुरंत मुआवजा दें। महासचिव ने पत्र में लिखा है कि कोरोना महामारी अपने साथ एक आर्थिक तबाही भी लेकर आई है। प्रदेश के कांच उद्योग, पीतल उद्योग, कालीन उद्योग, बुनकरी, फर्नीचर उद्योग, चमड़े का उद्योग, हौजरी उद्योग, डेयरी, मिट्टी बर्तन उद्योग, फिशरी हेजरी उद्योग, अन्य घरेलू उद्योग सभी को तेज झटका लगा है। प्रदेश के लाखों बुनकरों की हालत अत्यंत खराब है। उन्होंने मजदूरों और छोटे उद्योगों स्थिति पर मुख्यमंत्री से आग्रह करते हुए लिखा है कि प्रदेश के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए अर्थशास्त्र और योजना निर्माण के जाने माने विशेषज्ञों की एक आर्थिक पुनर्निर्माण टास्क फोर्स गठित की जाए। गांधी ने पत्र में मुख्यमंत्री को बताया कि अभी भी बहुत मजदूर परिवारों को राशन व नकदी की किल्लत है। काफी मजदूरों का पंजीकरण न होने से उनको किसी भी राहत योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि बिना पंजीकृत मजदूरों को भी आर्थिक मदद की गारंटी दी जाए। बिना राशन कार्ड धारकों को भी राशन देने की गारंटी की जाए। पत्र में लिखा है कि सक्रिय मनरेगा मजदूरों को फ्री में राशन मिल रहा है। यह सराहनीय पहल है, किंतु उनको कोई आर्थिक राहत नहीं मिली है। उन्होंने पत्र में कहा है कि मनरेगा मजदूरों के लिए घोषित 611 करोड़ रुपया उनका पिछला बकाया था। अब जरूरी है कि मनरेगा मजदूरों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की जाए। उन्होंने कहा है कि इस आपदा के समय आम जनों को सहूलियत देकर प्रदेश में इस आपदा के असर को कम करने में इन कदमों पर गौर करना बहुत जरूरी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अब व्हाट्सएप पर भी बुक करा सकते हैं गैस सिलेंडर। इस नंबर पर करना होगा मैसेज। जी हां दोस्तों, गैस सिलेंडर बुकिंग का नंबर व्यस्त बता रहा है या फिर फोन लगने में दिक्कत आ रही है तो व्हाट्सएप पर भी सिलेंडर बुक करा सकते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने गैस एजेंसी संचालकों को व्हाट्सएप नंबर के प्रचार के निर्देश दिए हैं। आगरा जिले में 107 गैस एजेंसी के 8.43 लाख गैस कनेक्शन हैं। इनकी बुकिंग फोन पर हो रही है। आईओसी ने बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर 7588888824 पर बुकिंग करा सकते हैं। ऑल इंडिया इंडियन गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के आगरा संभाग के अध्यक्ष विपुल पुरोहित ने बताया कि उपभोक्ताओं की शिकायतें आई हैं कि रिफिल बुकिंग नंबर मिलने में देरी हो रही है। ऐसे करें मैसेज। ऐसे में इस नंबर पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रिफिल टाइप कर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इससे गैस सिलेंडर बुक हो जाएगा। अगर नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो रिफिल हैशटैग के बाद 17 अंकों की एलपीजी आईडी नंबर लिखकर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आईओसी के मुकेश कुमार ने बताया कि सिलेंडर सप्लाई होने के 15 दिन बाद ही दूसरे सिलेंडर की बुकिंग हो सकेगी। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के खाते में धनराशि आना शुरू हो गया है। इस धनराशि को निकालकर लाभार्थी सिलेंडर बुक कराएं और हॉकर को गैस की कीमत का भुगतान कर दें। इनको इसी प्रक्रिया से अप्रैल, मई और जून में एक सिलेंडर निःशुल्क दिया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिजली उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत, 31 मई तक कोई भी। जी हां दोस्तों, बिजली उपभोक्ताओं को लॉकडाउन के दौरान विद्युत वितरण निगम ने बड़ी राहत दी है। अब उपभोक्ताओं के बिलों में कोई विसंगति ना हो, इसके लिए बिल पिछले 4 माह के औसत उपयोग के आधार पर जारी किए जाएंगे। यह सुविधा शुरू कर दी गई है। जो उपभोक्ता मीटर की फोटो व्हाट्सएप पर भेजकर मीटर रीडिंग के अनुसार बिल संशोधित कराना चाहते हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। निगम द्वारा 31 मई 2020 तक कोई भी कनेक्शन नॉन पेमेंट के चलते नहीं काटा जाएगा। इसके बाद बिल जमा करवाने पर विलंब शुल्क वसूला जाएगा। जो कनेक्शन लॉकडाउन से पूर्व से कटे हैं, उन्हें उपभोक्ता पार्ट पेमेंट कर चालू करवा सकते हैं। बिलों का भौतिक विवरण संभव नहीं है, इसलिए उपभोक्ताओं को बिल विवरण की जानकारी SMS, व्हाट्सएप, ईमेल आदि से दी जाएगी। सभी औद्योगिक श्रेणियों के उपभोक्ताओं की यथासंभव मीटर रीडिंग कराकर प्रचलित टैरिफ के अनुसार बिल जारी किए जा रहे हैं। जहां मीटर रीडिंग लेना संभव नहीं है, वहां TCOF के अनुसार पिछले 4 माह के औसत के आधार पर बिल जारी किए जाएंगे। उपभोग माह की लॉकडाउन की अवधि के अनुपात में स्थायी शुल्क की राशि 31 मई 2020 तक स्थगित कर दी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कब होगा सिविल सर्विस का प्रिलिमिनरी एग्जाम, यूपीएससी ने दी जानकारी। जी हां दोस्तों, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक बयान में बताया कि सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए तारीखों का ऐलान पहले ही किया जा चुका है। अगर एग्जाम को दोबारा से रीशेड्यूल किया जाएगा तो इसके बारे में ऑफिशियल वेबसाइट पर जानकारी दे दी जाएगी। कमीशन ने यह भी कहा कि वे स्थगित हुए एग्जाम और इंटरव्यू की नई तारीखों के बारे में फैसला लॉकडाउन खत्म होने के बाद लेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ा दी है। कमीशन ने बताया कि ये फैसला 15 अप्रैल को हुई मीटिंग में कोरोना वायरस महामारी से देश में उत्पन्न हुई स्थिति को देखने के बाद लिया गया है। बता दें कि हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने केंद्र से सिविल सर्विस एग्जाम की फाइनल तारीख को क्लियर करने के लिए कहा था।
शशि थरूर ने ट्विटर पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को ट्वीट में टैग करके 31 मई को होने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा पर स्पष्टीकरण मांगा था। उन्होंने बताया था कि उनसे सिविल सर्विस का प्रीलिमिनरी एग्जाम देने वाले कई उम्मीदवार पूछ रहे हैं कि क्या कोरोना वायरस की वजह से एग्जाम पोस्टपोन किया जा रहा है या नहीं। इस पर कमीशन ने नोटिस जारी करके कहा, सिविल सर्विस प्रीलिमिनरी एग्जाम 2020, इंजीनियरिंग सर्विस मेन एग्जाम और जियोलॉजिस्ट सर्विस मेन एग्जाम की तारीखें पहले ही जारी की जा चुकी हैं। अगर हालातों के मद्देनजर इन एग्जाम की तारीखों को बदलने की जरूरत पड़ती है तो इस बारे में यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जानकारी दे दी जाएगी। नोटिस में आगे बताया गया, कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जाम, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस एग्जाम 2020 के लिए पहले से ही स्थगित नोटिस जारी कर दिए हैं। CAPF एग्जाम के लिए भी तारीखों की सूचना वेबसाइट पर दी जाएगी। इसके अलावा नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्जाम को पहले ही अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। NDA 2 एग्जाम के बारे में 10 जून को वेबसाइट पर सूचना दे दी जाएगी। इसके अलावा नोटिस में यह भी बताया गया है कि किसी भी एग्जाम, इंटरव्यू या रिक्रूटमेंट के बारे में अगर कोई भी फैसला लिया जाएगा तो उसकी सूचना ऑफिशियल वेबसाइट पर दे दी जाएगी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।